नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कृषि दर्शन में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप में एक खास जानकारी और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज विज्ञान और किसान में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं दलहन से संबंधित, क्योंकि आज का जो दिन है उसको मनाया जाता है विश्व दलहनी दिवस के रूप में। यानी आज 10 फरवरी का जो दिन है। और आपको बता दें, साल 2016 की अगर बात की जाए तो इस साल को अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष के रूप में मनाया गया था। और उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमारे देश में भी हमने देखा किस तरीके से जो दलहनी फसलों का महत्व है वो सभी ने जाना। फिर चाहे खाद्य सुरक्षा की हम बात करें या पोषण सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, जो दलहनी फसलें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अब हर कोई इनका महत्व जानता है, समझता है। आइए इस बारे में एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दालों में सुपाच्य प्रोटीन, खनिज तत्व तथा विटामिन के कारण पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दलहनी फसलें मिट्टी में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता के कारण कृषि उत्पादन में अपना विशेष योगदान देती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। भारतीय कृषि में दलहन उत्पादन के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 1993 में दलहन अनुसंधान निदेशालय कानपुर को संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान विभिन्न शोध संस्थानों के सहयोग द्वारा देश में दलहन उत्पादन के शोध एवं विकास में सतत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नवीन प्रजातियों, शोध तकनीकों एवं बीज विकास के नए आयामों के द्वारा पिछले 70 वर्षों में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि की है। परिणाम स्वरूप भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और देश में एक नई दलहन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कृषि जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा देश के दक्षिणी क्षेत्र में धारवाड़, कर्नाटक में क्षेत्रीय शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। दलहन के नवीन शोधों, प्रौद्योगिकियों एवं विकास हेतु दलहन उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश के किसानों तक सुगमता से पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय शोध केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 2013 में स्थापित किया गया। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य भारत में दलहन उत्पादन में मील का पत्थर साबित होगा। देश के पश्चिमी क्षेत्रों एवं राजस्थान के मरुस्थलीय शुष्क जलवायु को ध्यान में रखते हुए दलहन विकास हेतु भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में वर्ष 2017 में स्थापित किया गया। इसी क्रम में देश के पूर्वी भाग में वर्ष 2019 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय शोध केंद्र की स्थापना ओडिशा के खुर्दा, भुवनेश्वर में की जा रही है। चूंकि दालों की खाद्य और पोषण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमारे देश में दालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन संस्थान प्रतिबद्ध है। अनुकूल सरकारी नीतियों और प्रयासों के साथ संस्थान सन 2030 तक 32 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने की आशा रखता है। तो जाना आपने दलहन से संबंधित इस खास रिपोर्ट में कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, जिसे हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस के रूप में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पशुपालक कैलेंडर की। यानी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपके पशु स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इसके साथ साथ आपकी जो लागत है वो भी कम हो सके। इसके लिए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी माह में पशुधन संबंधित कार्य। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं।
दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। तो देखा आपने कैसे आप अपनी लागत को कम करके अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज खास कृषि स्टार्टअप में। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपको हम बताते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों के बारे में। आज भी ही ऐसे एक किसान और मछली पालक के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जिनका नाम है सुल्तान सिंह। ये ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा के करनाल ज़िले से और ख़ासतौर से मछली पालन क्षेत्र में जिस तरीके से इनका अतुलनीय योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कैसी रही इनकी सफलता की गाथा और कैसा रहा इनका सफ़र, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के 14 से 15 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। आने वाले समय के लिए मछली पालन के क्षेत्र को आगे लेकर जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी। उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें
तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो देखा आपने सुल्तान सिंह जी की कामयाबी का ये सफर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक मत्स्यिकी डॉक्टर जयकृष्णा जैना क्या जानकारी दे रहे हैं मछली पालन के बारे में। आइए देखते हैं। भारत इतना बड़ा देश है जो ब्लैंकेट हमारा जो सुझाव होना नहीं चाहिए। जहाँ जैसे वाटर रिसोर्सेस है, जहाँ खेती करने का पोटेंशियल कैसे है, मौसम कैसा है, ये सबको देख के हमको टारगेट फिक्स करना है एंड कर रहे हैं। हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री अलग मंत्रालय हो गया, उसके साथ हम जोड़ के काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो रहा है, कैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी हम करते हैं, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, आज के दिन में हमारे पास जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है 60 ऐसे मछली, झींगा, मसल, ऑयस्टर का टेक्नोलॉजी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो कैसे धीरे धीरे दूसरों फार्मर लोगों के पास पहुंचेगा, ये हमारा फोकस रहा है। अब 10 साल पहले देखिए सिर्फ कार्प ही होता था। आज के दिन में इतना डाइवर्सिफाइड स्पेसिस फार्मर लोग शुरू कर दिए हैं, प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। सिर्फ फ्रेश वाटर में आज देखेंगे कार्प के अलावा आज के दिन में मांगूर, पंगास, अनाबस या पाकू, सेवरल अदर स्पेसिस, ऐसे जो मरल्स हम बोलते हैं, ये सेवरल अदर स्पेसिस अब ऑल्सो फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम उसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, फार्मिंग इंडिया में आइए सबसे पहले बात करते हैं 2021 और 22 के बजट की। आपको बता दें इस बार का जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण यानी हमारी जो वित्त मंत्री ने पेश किया, इसमें खासतौर से गांव, किसान और उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से फोकस में रखा गया और कोशिश की गई कि आत्मनिर्भरता की जब बात की जाती है, कृषि क्षेत्र जो कि सबसे आगे है अपने योगदान देने में, इसको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। MSME क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मेले की। जी हाँ, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। आपको बता दें, ये मेला 8 से 12 जनवरी तक चल रहा है और इस दौरान इस मेले में कई तरह के जो आकर्षण केंद्र हैं वो रहेंगे। और क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं। बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला चल रहा है। इस बार इसका विषय रखा गया है बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए। इस विषय का उद्देश्य है उद्यमिता विकास के जरिए आत्मनिर्भर कृषि का प्रोत्साहन। ये मेला 8 फरवरी को शुरू हुआ था और इसका समापन 12 तारीख को होगा। मेले में 211 प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए हैं, जिनमें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR की ओर से तैयार किस्मों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा बागवानी इवेंट है। इस वार्षिक मेले में नई कृषि प्रौद्योगिकियों, कृषि उपकरण, मूल्यवर्धित उत्पादों, प्रसंस्करण और बागवानी फसलों के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कृषि को लाभदायक और प्रकृति हितैषी बनाने पर जोर दिया। ICAR में बागवानी विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बागवानी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। मेले का उद्घाटन श्री श्री रविशंकर ने किया और प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान किया, ताकि लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके और उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके। ऋषि कृषियों का देश है, हमें लौट के उन पद्धतियों को अपनाना है जिससे कृषि का उत्पाद अधिक हो सकता है। अब सूचनाएं बहुत कम है, सब किसान इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। वो एक परंपरागत जो भी चल रहा है उसको चलाते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जो पुराना परंपरा जो चली आ रही है उससे हम बहुत दूर आ गए हैं। जमीन जो है आज अनिमिक हो गया है। अनिमिक समझते हैं, जिसमें रक्तहीन हो जाना, कमजोर पड़ जाता है जमीन। तो इसको पुनरुद्धार करने के लिए हमें फिर ऋषि कृषि क्या है? नैसर्गिक कृषि, केंचुओं को रहने देना है, गौ आधारित कृषि पर ध्यान देना है और साथ साथ हमारा भोजन की जो पद्धति है इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेले में कृषि उद्यमी, किसान और छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रतिभागियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भाग लेने की अनुमति दी गई है। शारीरिक रूप से बहुत ही कम लोगों को मेले में आने की इजाजत है। और आइए अब कृषि दर्शन में जान लेते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव। गुजरात की गोधरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल से 1,800 रुपए क्विंटल। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल से 2,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,630 रुपए क्विंटल से 1,635 रुपए क्विंटल। लालसोट मंडी में भाव रहा 1,614 रुपए क्विंटल से 1,710 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी की बात करें तो यहाँ गेहूं का भाव 1,650 रुपए क्विंटल से 1,810 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया।
बलरामपुर मंडी में 1,650 रुपए क्विंटल से 1,725 रुपए क्विंटल, जबकि नौगढ़ मंडी में 1,735 रुपए क्विंटल से 1,755 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि दर्शन में अब आइए आपको बताते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश का अंदेशा। कृषि दर्शन में आपके लिए लगातार जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं और आज खासतौर से जब बात की जाती है मोबाइल ऐप की, तो इस बारे में ई गोपाला ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। क्या है इसमें कुछ खास, आइए देखते हैं। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया पर, यानी खासतौर से ट्विटर पर कृषि और इसके साथ साथ पशुपालन क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, इससे जो जुड़े हुए तमाम क्षेत्र हैं उनको लेकर क्या कुछ खास साझा किया गया है, आइए देखते हैं। तो फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का। इसके लिए न सिर्फ आप हमें पत्र व्यवहार के माध्यम से पत्र लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। तो जैसा हमने आपसे कहा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का भी। इसी के साथ ही आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।